प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम नागरिक शास्त्र का चौथा लेसन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के विषय में चर्चा करते हैं। पिछले पाठ में हमने अमेरिका के वर्चस्व की कहानी पढ़ी थी। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी दो महाशक्तियों के विघटन के पश्चात एक शक्ति का केंद्रीकरण होने के पश्चात भी पूरे विश्व में सत्ता के लिए तमाम सारे वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनी। 1990 के दशक में द्विध्रुवीयता का अंत, एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, यूरोपीय संघ का उदय यूरोप में तथा आसियान का उदय एशिया में शक्तिशाली संगठन के रूप में हुआ। अब आइए हम चर्चा करते हैं यूरोपीय संघ और उसके बाद फिर हम आसियान संघ के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ लंबे समय से यूरोपीय नेताओं का यह स्वप्न रहा कि यूरोपीय राज्यों का एक संघ हो जो साक्षी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था के द्वारा बनाई जाए। विश्व में इनके इस स्वप्न को आवश्यकता में बदल दिया। कहने का मतलब यह है कि जो यूरोपीय संघ बहुत दिनों से एक स्वप्न देख रहा था कि विश्व में उसकी साझेदारी हो, एक अहम भूमिका हो, ये जो उसका स्वप्न था, यह विश्व युद्धों ने इसके स्वप्न को आवश्यकता में बदल दिया। यूरोपीय संघ का उदय। मार्शल योजना के तहत सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इस योजना के माध्यम से अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को व्यापार और आर्थिक रूप से मदद देना शुरू किया। यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, इन देशों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया, तत्पर हो गया। इस योजना के माध्यम से 1957 में रोम संधि के प्रभावी होते ही 1958 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय अस्तित्व में आए। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या थी, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। लंबे समय तक में बना रहा यह संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर अधिकाधिक राजनीतिक स्वरूप लेता गया। यानी जो आर्थिक सहयोग के लिए संस्था बनाई गई थी, बच्चों, धीरे धीरे इसने अपना स्वरूप राजनीतिक स्वरूप बना लिया। यूरोपीय संघ का अपना संविधान बनाने में असफल रहा। यूरोपीय संघ जो था, इसने अपना संविधान बनाने का प्रयास किया परंतु असफल रहा। लेकिन इसके साथ साथ ही इसका अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस और तमाम सारे जो साझी मुद्दे थे वह जो है वर्तमान समय तक मौजूद हैं। यूरोपीय संघ के दो सदस्य राष्ट्र फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। वह इस यूरोपीय संघ के भी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव अत्यधिक है। सन 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद $12,000 से कहीं अधिक था। इसकी मुद्रा यूरो ने अमेरिकी डॉलर को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया था। यह विश्व व्यापार संगठन WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भीतर भी एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। आइए अब हम पढ़ते हैं यूरोपीय संघ की संस्थाएं, यानी वो कौन कौन से अंग हैं जिनके द्वारा जो है यह संगठन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। यूरोपीय संघीय परिषद। सबसे पहले हम परिषद, फिर संसद, फिर आयोग, फिर न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। परिषद में था, यह मुख्य कार्यकारिणी संस्था थी। 15 जो है देश के मंत्री जो है इसमें शामिल थे, जो इसके सदस्य हैं। इनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे वह यूरोपीय देश के सभी सदस्यों के ऊपर लागू होता था। प्रत्येक 6 महीने पर इसके सदस्य बदलते रहते थे। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। यूरोप संसद। यूरोपीय संसद क्या है? नाइस संधि के अनुसार 2003 के बाद नए सदस्यों की संख्या 626 हो गई, जो वर्तमान स्तर पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजनीतिक समूह का निर्माण करने वाली यह संस्था थी, न कि राष्ट्रीय, यानी राजनीतिक संस्था के रूप में ही इसका निर्माण हुआ था और यह जो है उसी रूप में कार्य कर रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं था, या यूँ कहें कि राष्ट्रीय संस्था ये नहीं थी। यूरोपीय संसद के यूरोपीय संघ के बजट को स्वीकार करना या न करना
यह इसका अधिकार क्षेत्र में आता था, परंतु विधायी शक्तियाँ बहुत कम थीं। यह आयोग निगरानी का कार्य करती थी। यूरोपीय आयोग जो है कोयला इस्पात समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय परमाणु शक्ति समुदाय से मिलकर यूरोपीय आयोग बना। वर्ष 2004 में इसकी संख्या 30 हो गई थी। फ्रांस और इटली तथा स्पेन राष्ट्र के 2-2 सदस्य इसमें शामिल थे और एक सदस्य अन्य देशों से शामिल थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। आयोग को संधियों का संरक्षक कहा जाता था। न्यायालय, यूरोपीय संघ के 2 न्यायालय हैं। यूँ कहा जाए कि किसी भी संस्था को चलाने में जो अहम भूमिका होती है वह न्यायालय की होती है। न्यायालय 2 प्रकार के थे, न्याय का न्यायालय और उपाय का न्यायालय। न्याय का न्यायालय जो था, इनमें 15-15 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी और यह नियुक्ति आपसी सहयोग से होती थी। इसका निर्णय सभी सम्मिलित राज्यों पर लागू होता था। उपाय न्यायालय जो था, इसमें जो मामलों की सुनवाई होती थी उसके विरुद्ध जो भी अपील होती थी वह न्याय के न्यायालय में होती थी। मुख्यतः इस न्यायालय में व्यक्तियों और व्यापार संस्थाओं के द्वारा ही प्रस्तुत किए गए मामलों की सुनवाई होती थी। लेखा परीक्षकों का न्यायालय, यूरोपीय संघ में लेखा परीक्षकों का एक न्यायालय है जिसमें 15 सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति परिषद द्वारा की जाती है और इसके अध्यक्ष का निर्वाचन इसके सदस्य स्वयं करते हैं। इनके लेखा का व्यय तथा लेखा जोखा खर्च संघ का वित्तीय प्रबंधन यह विभाग करता है। आइए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। आर्थिक व सामाजिक समितियाँ। यह सलाहकार समिति है। इसमें 222 सदस्य देश हैं। यह समिति व्यापारिक संगठन, उपभोक्ताओं तथा नौकरी देने वाली संस्था का प्रतिनिधित्व करती है। यूरोपीय निवेश बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नर इसका संचालन करता है, विभिन्न परियोजनाओं को धन देता है। समुदाय के हितों और साझे के व्यापार को संतुलित विकास के लिए कार्य करना इसका उद्देश्य है। यानी समुदाय के हितों के लिए, साझे के व्यापार के लिए धन को उपलब्ध करवाना, निवेश के नियम को बनाना तथा संतुलित विकास के लिए कार्य करना। यूरोपीय संघ की सीमाएं, इनकी सीमाएं क्या क्या हैं? एक अधिकाधिक संगठन के रूप में यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मामलों के हस्तक्षेप में समर्थ है। यानी ये जो संगठन है ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में ही अपने हस्तक्षेप को कर सकता है। अनेक मामले इनके सदस्य देशों की विदेश नीति, रक्षा नीति में से एक दूसरे से भिन्न हैं। विदेशी तथा रक्षा मामले में कार्य करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित है। या यूँ हम कहें कि इनके जो मामले होते थे, जो सदस्य देश के लोग होते थे, उनकी विदेश नीति, जो रक्षा नीति होती थी, वे एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे का समर्थन करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समस्त यूरोप 2 भागों में विभक्त हो गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। सन 1945 ईस्वी में दोनों खेमे एक दूसरे के नज़दीक आए और यहीं से शुरू हुआ आर्थिक पुनरुद्धार एवं एकीकरण की प्रक्रिया। मार्शल योजना, क्योंकि जो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप था, एक का संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे का जो है सोवियत संघ जो है अगुवाई कर रहा था, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के करीब आने में कतरा रहे थे। मार्शल योजना 1947 ईस्वी में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बनाई गई थी। नाटो, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन 1948 ईस्वी में। यूरोपीय परिषद 5 मई 1949 ईस्वी में। इसका जो यूरोपीय परिषद का जो गठन हुआ था वह एकता लाने के लिए या एकता के उद्देश्य से किया गया था। यूरोपीय इस्पात तथा कोयला समुदाय 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में इस संगठन का निर्माण हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1 जनवरी 1958 ईस्वी में। इसके बाद आता है मास्ट्रिस्ट संधि 1991 ईस्वी में।
अर्थव्यवस्था, नागरिकता, एक संसद, एक मुद्रा, एक व्यापार, एक सरकार, सुरक्षा, विदेश नीति का मार्ग इसने प्रशस्त किया। संघ सुधार संधि। संघ सुधार संधि जो थी दिसंबर 2007 को यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने सुधार प्रक्रिया को प्रारंभ किया। तमाम मुद्दों के मद्देनज़र लिस्बन यानी पुर्तगाल में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात आता है दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन यानी जिसको अगर हम देखें, जिसकी चर्चा हमने अभी पहले की थी कि दो हमारे प्रमुख संगठन हैं, एक यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है। इसके निर्माण की पहल किस प्रकार हुई? द्वितीय विश्व और उसके दौरान दक्षिण पूर्व एशिया देशों को बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशों का शिकार होना पड़ता था, इसलिए यह पहल की गई और इन्होंने एक संगठन बनाया। उपनिवेश का शिकार होने के साथ साथ इन्हें भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। इस क्षेत्र को शीत युद्ध के दौरान किसी एक महाशक्ति के साथ जाने का दबाव हमेशा बना रहा। आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना में हम देखेंगे सन 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की सहमति दे दी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये देश थे। 1984 में ब्रुनेई दार एस सलाम इस समूह में शामिल हुआ। वर्तमान समय में इसके 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इस तरह से इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका अध्यक्षीय महासचिव होता है। आसियान समुदाय के प्रमुख स्तंभ और उद्देश्य। 3 इनके प्रमुख स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आर्थिक सुरक्षा समुदाय सैनिक टकराव को युद्ध तक न ले जाना, क्षेत्रीय विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करना इस समुदाय का कार्य था। पूर्वी एशिया संगठन ने सहयोग की बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकें करना प्रारंभ कर दिया था। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा व्यापार तथा इनसे निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य पर बल दिया गया। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास करना था। आसियान का विजन दस्तावेज 2020 यानी वर्तमान समय में आसियान का क्या विजन है और इनके क्या दस्तावेज हैं या क्या नीतियां हैं। 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुमुखी प्रतिभा को प्रमुखता दी गई। टकराव के स्थान पर बातचीत को प्रमुखता दी गई। 2020 के अंतर्गत आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग, व्यापार, उदारीकरण और विभिन्न पहलुओं पर बल दिया गया। या हम यूँ कह लें कि पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना में बहाने का प्रयास किया गया। आइए अब देखते हैं कि आसियान की संस्थाएं वो कौन कौन सी संस्थाएं थीं। जैसा कि हमने यूरोपीय संस्था के बारे में आगे पढ़ा था। विदेशी यात्रियों का सम्मेलन, विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन, आसियान से जुड़े देश के विदेश मंत्री का सम्मेलन वर्ष में एक बार अवश्य होता था। और एक ये बहुत अच्छी नीति थी कि आपस में हम लोग मिलकर जो है हमारी क्या नीतियां हैं इस पर डिस्कशन करते थे और किस तरह से इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। आपसी सहयोग का विचार विमर्श, शिखर सम्मेलन जिसका स्थल तिथि की घोषणा तय की जाती थी। यानी आपसी समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए जो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता था उसका स्थान और उसकी तिथियां ये कहाँ पर होगा ऐसा पहले से तय कर लिया जाता था। 33वां शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। सचिवालय आसियान का सचिवालय भी है। इसकी स्थापना
1976 ईस्वी में जकार्ता में हुई थी। अध्यक्ष की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती थी। यह सदस्य देश बारी बारी से इसका जो है अध्यक्ष होता था। यानी जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी 2 वर्ष के लिए, ये रोटेशन में होती थी और प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इसका अध्यक्ष होता था। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय सुरक्षा मंच 2003 तक आसियान देशों के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिसके द्वारा हर देश में शांति, सहयोग, निष्पक्षता, हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया। 1994 में आसियान सुरक्षा मंच की स्थापना हुई। 10 आसियान देशों के अतिरिक्त अमेरिका, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपियन, पापुआ, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण तथा भारत भी इसके सदस्य बन गए। यानी अगर हम देखें तो आसियान सुरक्षा समुदाय या जो क्षेत्रीय मंच था, यह एक बहुत ही सार्थक दिशा में कार्य करने के लिए तत्पर था। आसियान आर्थिक सुरक्षा अभियान, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है आप लोग को बच्चों, कि श्रम, निवेश, साझा व्यापार, मुक्त व्यापार पर बल दिया गया। यानी साझा व्यापार, श्रम, निवेश और मुक्त व्यापार, यानी बिना किसी दबाव के व्यापार करना, यह जो है एक तरह से देखें तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत